तो स्किल अपग्रेडेशन जिस जेन जी के पास होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आपके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रही सरकार? जीएसटी काउंसिल, उसमें कई सारी सरकारें हैं, सब मिलजुल कर उसे जीएसटी में क्यों नहीं ला रही? आप देखिए, एक सड़क ने एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी, क्योंकि इनका लाभ लोगों तक तभी पहुंचेगा अगर इनको स्टेट्स पूरी तरह से, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर एंड स्पिरिट, पूरी तरह से लागू करेंगे कि उनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू पेट्रोल डीजल पर इस कदर निर्भर है कि वो इसको उसमें लाने में हिचकिचाते हैं। और जो गांव में सरकारी स्कूल हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है एजुकेशन क्वालिटी का। जी नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आज फिर से चर्चा होगी बजट 2026 की। क्या उम्मीदें हैं, सरकार का इस बार क्या प्लान है? पिछले बजट में कुछ कमियां रह गई थी तो क्या इस बार वो पूरी होंगी? सब जानेंगे शरद कोहली जी से। शरद जी, सबसे पहला सवाल तो मैं यही लूंगा आपसे कि इस बार का बजट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, वैश्विक परिस्थितियां भी हैं और कहते हैं कि कभी कभार बजट को जो है नाम दे दिया जाता है, संज्ञा दे दी जाती है कि चुनावी बजट है। इस बार तो कोई चुनाव भी आसपास नहीं दिख रहा है। किस तरह से बजट दिख रहे हैं? ग्रोथ वाला, फिजिकल डिसिप्लिन वाला या फिर वेलफेयर वाला? तीनों वाला। अगर मैं सीधा कहूँ तो ग्रोथ वाला भी, फिजिकल डिसिप्लिन वाला भी, और थोड़ा सा हमेशा पॉपुलिस्ट तो बजट थोड़ा बहुत कभी कभी होता है। मुझे लग रहा है कि अरुण के बजट एक दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस में आ रहा है, और मैं कंट्रास्टिंग सिचुएशन बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी अपनी जगह कायम है। हम 140-45 करोड़ लोग, करीब 7-7.5% की रफ्तार से देश बढ़ रहा है। सारे हमारे आर्थिक पैमाने बहुत अच्छे हैं। कुछ भी लीजिए आप, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स लीजिए, जीडीपी, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने जीडीपी हमारी मोहर लगा दी, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, रेटिंग एजेंसीज़ हो। भारत का 7-7.5% का ग्रोथ अलग अलग एजेंसीज़ के ज़रिए आ रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल चैलेंजेस बिल्कुल इसके विपरीत हैं। जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स हम दोनों को ले तो, यानी कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे आपको पता ही है क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान होता जा रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्रंप मूड इंडेक्स मैंने एक बना रखा है, उसको मैं TMI कहता हूँ। मूड इंडेक्स, उनके मूड सुबह दोपहर शाम बदलता रहता है। कभी वो वेनेजुएला को उठा लेते हैं, उनके राष्ट्रपति को, कभी वो ईरान पर नज़र डाल देते हैं जी, कभी EU से और कभी उनको ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वो आइसलैंड की बात करते हैं, कोलंबिया की बात करते हैं, मेक्सिको की, क्यूबा की बात करते हैं। तो उसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी खड़ी हो गई। जैसे कि वो कम नहीं था, जो टैरिफ का गेम वो तब से चल रहा है। बिल्कुल। तो जियो इकोनॉमिक टेंशन्स भी हैं, दुनिया भर में ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, देश स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसको मैं ग्लोबल चैलेंज मानता हूँ। और दूसरी तरफ हमारी अपनी हालत अच्छी है। तो बजट की जो स्पीच होगी, मुझे लगता है उसमें वित्त मंत्री महोदया, जिनकी आपको पिक्चर पीछे दिखाई दे रही है, वो उठ के जब कहेंगे तो ये कहेंगे कि भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। कुछ शब्द फर्क हो सकते हैं, पर साथ में हमें ग्लोबल चैलेंजेस इस समय जो दिख रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया जा रहा है। तो बजट फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा। बिल्कुल, हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, हमारी टैक्स कलेक्शंस अच्छी हैं, थोड़ा सा खर्च हम ज़्यादा कर रहे हैं, पर वो खर्च देश के विकास के लिए हो रहा है। तो वो जो बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है वो जारी रहेगा। यहाँ से टैक्स के रिफॉर्म्स पहले ही हम पिछले बजट में फ्रंट लोड कर चुके हैं, अगर मैं बोलूँ तो, चाहे वो GST के हों, चाहे इनकम टैक्स के हों। आप जानते ही हैं पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक का रिबेट दिया गया था। तो कुल मिला के बजट बहुत बैलेंस्ड होगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बजट में आपको जो सुनने को मिलेगी कि विकसित भारत 2047 का जो सपना, जो लक्ष्य तय किया है भारत सरकार ने, उससे हम मात्र 21 साल दूर हैं जी। सुनने में 21 साल लगते हैं, पर ये 21 साल कब बीत जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है बजट में विकसित भारत 2047 का जिक्र होगा। उस लक्ष्य तक और तेज़ी से हम कैसे पहुँचे इसका जिक्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान होगा, कृषि पर ध्यान होगा, स्टार्टअप्स पर ध्यान होगा, मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस रहने वाला है। क्योंकि अरुण, हुआ क्या है कि ये जो टैरिफ का गेम चला है, इसकी वजह से अच्छी बात इसमें क्या हुई है
बाकी अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगाए, कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। पर अच्छी बात ये हुई कि इसने बाकी की दुनिया को जोड़ दिया है, क्योंकि ट्रंप साहब तो किसी को दोस्त बनाने को तैयार ही नहीं है। उनका तो किसको दोस्त, ना आप तो यूरोप भी उनका दोस्त नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये टैरिफ के गेम ने बाकी की दुनिया को जोड़ा है। और जो भारत सरकार ने FTAs करे हैं अरुण, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, UAE के साथ, और इस महीने जो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रही है, जहां से हम 146 से 188 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा होगा, भले ही छोटे बड़े मिला के 27 नेशंस हैं EU में, पर एज ए रीजन तो एक सिंगल डील है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके अब दुनिया एकजुट हो रही है, और ये 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप साहब को हमें धन्यवाद करना चाहिए इस मामले में, कम से कम कि उन्होंने बाकी की दुनिया को, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हडल, बाकी की दुनिया को एकदम से साथ जोड़ दिया है और एकजुट कर दिया है कि अब ठीक है, आप, अमेरिका चाहता है कि अपनी राह पे जाना चाहता है, अमेरिका चाहता है हम किसी और ग्रह पे बसते हैं, अमेरिका चाहता है कि हम तो भाई दुनिया के बॉस हैं, अमेरिका चाहता है कि हम दुनिया से अलग हैं, तो अलग हैं तो अलग ही रहिए, फिर हम बाकी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बजट मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश को और ज़्यादा तैयार करेगा। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, यूथ, विमेन, हेल्थ, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब का आपको भर भर कर जिक्र मिलेगा और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए मिलेगा। बिल्कुल शरद जी, आपने अच्छा एक ओवरव्यू हमारे दर्शकों को बजट 2026 का जो संभावित रहने वाला है उसका दिया है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम लगातार बजट 2026 पर सीरीज कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं एक्सपर्ट से, और बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, और मैं चाहूँगा कि इमेजेस के जरिए वो सवाल आपसे मैं पूछूं और आप हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल जो जेनजीज बहुत पूछ रहे हैं, और ये सवाल उनका ये है कि नौकरी कब मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे, सरकार नौकरियां देने के लिए क्या करने वाली है, इस बजट में क्या होगा? देखिए, जब देश की GDP बढ़ती है तो GDP में हम एक चीज़ स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये शायद टर्म लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं जिससे कि हमारे जो आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स हैं, उसको समझ जाएं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब देश तेज रफ्तार से बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो अलग अलग तबके होते हैं समाज के, जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, उन सब पर GDP बढ़ने का एक जैसा असर थोड़े समय में नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। तो आपका जो सीधा सवाल है, जो मिलेनियल्स और जेनजी पूछ रहे हैं, क्या हमारे लिए अवसर निकलेंगे, वो जेनजीज जो अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे, वो जेनजीज जो ट्रेंड होंगे, किसी ना किसी चीज़ में महारत हासिल होगी, उनके तो नौकरी पीछे पीछे भागेगी। पर जो जेनजीज ये इंतज़ार करेंगे कि नौकरी चलकर हमारे दरवाजे तक आ जाए और हम अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करें, क्योंकि बजट सरकार कह रही है अच्छा है तो इसलिए नौकरी को अपने आप हमारे तक आना पड़ेगा, वो मुझे लगता है मुश्किल काम। तो इसलिए GDP तेज बढ़ती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट सबके ऊपर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु साथ में स्किल इज द मैजिक वर्ड। तो मैं आपके सारे ही जेन जी को सलाह दूंगा कि आप जितना भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने कोई पढ़ाई की हुई है, आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, आपने IT सेक्टर में किसी में भी किया हुआ है, तो कोशिश करिए कि उस क्षेत्र में स्किल का नेक्स्ट लेवल क्या है। बहुत ध्यान देने वाली बात है अरुण, ये बात सुनने में ऐसे लगती है जैसे कोई एक आइडियलिस्टिक भाषण दे रहा हो कि भाई अपनी स्किल अपग्रेड। जो भी आप कर रहे हैं, IT में हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो देखिए कि आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है जो वहाँ आने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए कि इसमें ऑनलाइन कैसे हो सकता है। ट्रेडिंग से मेरा मतलब मर्चेंडाइज ट्रेडिंग से। तो स्किल अपग्रेडेशन जिस जेन जी के पास होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आपके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, अगर स्किल नहीं हुआ तो फिर नौकरी ढूंढने में दिक्कत आएगी, बजट कितना भी अच्छा हो। हाँ, ये भी एक बात है अरुण कि अगर हमारी GDP लगातार बहुत तेज रफ्तार से 8% प्लस से लगातार बढ़ती चली जाती है और सालों तक बढ़ती चली जाती है, तो फिर इसका इम्पैक्ट जनता तक जल्दी पहुंचना शुरू हो जाता है। क्योंकि GDP कैसे बनती है, क्षमा करें आप बोलना चाह रहे थे, कंप्लीट, क्योंकि GDP
आपको और हमारे को मिला के ही तो बनती है। जी। जीडीपी हम और आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मिला के बनती है। अगर लंबे काल तक ये चलती रहती है तो फिर अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उस तक भी ये इम्पैक्ट पहुंच जाता है। परंतु स्किल इज द मैजिक वर्ड। आपने जो जेन जी का सवाल पूछा उसका मैंने एक लाइन में जवाब दिया। इसी से जुड़ा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए आपने जेनजीज के लिए बहुत वैल्यूएबल सलाह दी है कि आप जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, लेकिन अगर इस बजट को देखा जाए तो सरकार ऐसी कौन सी पॉलिसीज ला सकती है, संभावित पॉलिसीज आप देख रहे हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, कि जिससे रोजगार जो है बढ़े, उसके अवसर ज़्यादा मिलें? देखिए, सबसे ज़्यादा जो रोजगार निकल कर आएगा भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है और सरकार का फोकस इस सेक्टर पे ज़्यादा रहने वाला है। आपको अभी याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हम FTAs कर रहे हैं वो FTAs आपको यहाँ पर और ऑर्डर लेकर आएंगे, यानी कि हमारे सामान की मांग इन देशों में बढ़ेगी तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए और फैक्ट्रीज चाहिए होंगी। तो सबसे ज़्यादा रोज़गार मैन्युफैक्चरिंग से निकल कर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जो जेन जी या मिलेनियल्स जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं उनको मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप टेक बेस्ड स्टार्टअप तो सब करते ही हैं। एग्रीगेटर, आपने एक ऐप बना लिया, किसी ने खाने का डिलीवरी का शुरू कर दिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट का, किसी ने पार्किंग का, बहुत सारे एग्रीगेटर्स होते हैं। पर अगर आप किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे से कमरे में कोई ऐसी चीज़ बनाने का, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एनवायरनमेंट गाइडलाइंस वगैरह, जो कि देश को ज़रूरत है, जो देश इंपोर्ट करता है, अगर आप वो चीज़ यहाँ पर वाजिब दाम पर बनाना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे तक जाएगा। और सबसे ज़्यादा बहुत सारी जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं ना अरुण, उनकी स्टोरीज ऐसी हैं। एक छोटे से कमरे में सी गई फैक्ट्री, आज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हज़ारों करोड़ रुपए उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगा और यहीं पर सरकार का बजट में फोकस रहने वाला है, क्योंकि रोजगार एक मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होंगे और एक जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, लगातार 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो चुका है, ये नौकरियां पैदा करता है। 1 रुपया बुनियादी ढांचे पर खर्च किया हुआ, मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं, 1 रुपया बुनियादी ढांचे पर खर्च किए हुए का 8 गुना, यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट 8 गुना होता है। आप देखिए ना, एक सड़क है, मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे हम और आप इस समय नोएडा में खड़े हुए हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बना यहाँ पर, आप देखिए कि एक सड़क बनने से आज वहाँ पर जेवर नाम का एयरपोर्ट बन रहा है जी, वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर फिल्म सिटी एक अलग से आ रही है, वहाँ पर इंडस्ट्री, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया भी आ रहा है। आप देखिए एक सड़क ने एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया हुआ, तो इन 2 सेक्टर्स पर नौकरी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास आता है, मैन्युफैक्चरिंग में सीधा निकल के रोजगार आता है। तो रोजगार के लिए इन दोनों पर फोकस रहेगा और इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा नौकरियां निकल कर आएंगी। देखिए ये तो बात होगी नौकरियों की, जेनजीज का सवाल था जिसका आपने बखूबी से जवाब भी दिया। लेकिन देखिए नौकरियों में जब भी बात होती है, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों का क्या, ये सवाल रहता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो प्राइवेट कर्मचारी पूछ रहे थे कि उन्हें, अगर आपसे मैं पूछूं, उन्हें प्राइवेट कर्मचारियों को इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या सरकार कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी करने जा रही है, कुछ उम्मीद की जा सकती है उनके लिए? देखिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो आयकर की छूट दी गई थी, 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम माफ़ थी। सेक्शन 87A उसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, जिसके अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की छूट गई। तो ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा कदम पिछली बार उठाया गया था। अब आपका सवाल है कि इस बार क्या ऐसा कुछ होगा, तो टैक्स के मोर्चे पर मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा। चलिए, ये तो बात रही इनकम टैक्स की। अब लोग कमेंट करके बोलेंगे यार इनकम टैक्स 12 लाख इनकम का मतलब है 1 लाख रुपए तनख्वाह, हमारी उतनी है ही नहीं, आप नीचे की बात करो। तो नीचे की बात जहाँ तक मैं करूँ, जब नौकरी मिलना आसान हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, तो मुझे लगता है प्राइवेट कर्मचारियों को यही देखना चाहिए कि क्या नौकरियों के अवसर हमारे लिए निकल रहे हैं जी। क्योंकि सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सीधा ऐसे कोई लाभ दे, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड अनाउंसमेंट छोटी मोटी आपको सुनने को मिल सकती हैं, पर वो तो रिटायरमेंट के बाद की होती हैं। मुझे लगता है मेन जो लोगों को होता है कि क्या हमें नौकरी मिलेगी, और अगर मिल गई तो क्या हमारी नौकरी सुरक्षित है। तो इसके लिए बजट में एक और जिक्र जो आने वाला है, वो जो अभी लेबर कोड्स बने थे जी, 4 लेबर कोड्स, उसका जरूर जिक्र मुझे लग रहा है इसमें आएगा। तो प्राइवेट कर्मचारियों को सीधी नौकरी देने की बात नहीं भी आएगी,
तो लेबर कोड्स का जरूर जिक्र आएगा कि किस प्रकार इन लेबर कोड्स ने 29 लॉ को मिला के एक कर दिया है। हो सकता है कि क्योंकि अब लेबर के सारे लॉज कंसोलिडेट हो गए हैं, हो सकता है लेबर कोड से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट, ऐसी कोई इंसेंटिव प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आए जो कि करे। बाकी मुझे लगता है कि प्राइवेट कर्मचारियों की जहाँ तक आप बात करें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का एक पुराना शेर मुझे याद आया। उम्मीद तो हमेशा रहती है बिल्कुल, पर इसमें दिक्कत यह है कि प्राइवेट कर्मचारी को सीधा कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बजट में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं अरुण, वो प्राइवेट कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से नॉर्मली लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए मैंने आपको जितना जिक्र किया वो हालांकि 87A और ये जो पिछली बार था तो सीधे तरीके से बेनिफिट था। तो अगर आपकी नौकरी के अवसर निकलते हैं और आपकी एग्जिस्टिंग नौकरी सुरक्षित बनी रहती है तो मुझे लगता है इसी से तसल्ली कर लेनी चाहिए, बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। नौकरियों पर ही अगर बात करें, लेबर कोड्स की बात की, इसमें गिग वर्कर्स के लिए बहुत कुछ बदलाव किए गए, लेकिन हाल ही में हमने देखा था बहुत सारी मांगे थी उनकी, ड्यूटी टाइम्स या सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी मांगी थी। क्या उनके लिए आप देख रहे हैं कुछ बजट में कुछ ऐलान हो जाए? देखिए अभी हाल में उनके लिए वो जो 10 मिनट की डिलीवरी थी उसको 10 मिनट की अब टैगिंग ब्रांडिंग नहीं होगी। हालांकि अंदर की बात यह है कि 10 मिनट ही है, वो उनको प्रेशर तो 10 मिनट का ही रहता है जल्दी पहुंचने का, पर 10 मिनट की अब ब्रांडिंग नहीं होगी। ये एक छोटा सा बदलाव है। पर गिग वर्कर्स के लिए जो वही लेबर कोड्स पे फिर मैं आ गया घूम के, तो लेबर कोड्स में जो बदलाव गिग वर्कर्स के लिए किए गए हैं वो किस प्रकार से लागू किए जाएंगे। देखिए लेबर कोड बनाना और घोषणा करना एक बात है, पर यह भी तो सच है अरुण के स्टेट लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। तो मुझे लग रहा है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं कि अलग अलग स्टेट्स इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी, क्योंकि इनका लाभ लोगों तक तभी पहुंचेगा अगर इनको स्टेट्स पूरी तरह से, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर एंड स्पिरिट, पूरी तरह से लागू करेंगी। तो इसको लागू करने से संबंधित कुछ आपको सुनाई दे सकता है, हो सकता है गिग वर्कर्स के लिए कुछ और भी निकल के आए। पर अभी हाल में जब ये गिग वर्कर्स का सारा पीछे ये चला था डिलीवरी बॉयज़ को लेके, तो कुछ घोषणाएं हुई, कुछ इसमें हुई। अब गिग वर्कर्स की जैसे जैसे संख्या और ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो उस संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तब मुझे लगता है अपने आप में वो एक फोर्स बन जाता है बड़ा। तो ये लेबर फोर्स जैसे जैसे ग्रो करेगा, मुझे लग रहा है इन लोगों की जो पहचान है, इन लोगों का जो अपनी जगह है पूरी लेबर मार्केट में, वो और ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी। बिल्कुल, कर्मचारियों की ही हम बात कर रहे हैं, हमने प्राइवेट कर्मचारियों की बात की। सरकारी कर्मचारी, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक हम जो वीडियोस बनाते हैं या जो उनके लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल उनका ये रहता है 8th पे कमीशन कब लागू हो रहा है। पे कमीशन का गठन तो कर दिया गया है, रिपोर्ट कब आएगी, उन्हें लाभ कब दिखना शुरू होगा? क्या बजट में कोई ऐलान होता देख रहे हैं आप? देखिए पे कमीशन का जो घोषणाएं होती हैं अरुण, और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, हम 1 फरवरी को बजट आता है, पर यह भी तो सच है कि हर बुधवार को CCEA की मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो मुझे लगता है बजट ठीक है, कुछ घोषणाओं के लिए एक माइलस्टोन होता है साल में, पर यह भी तो सच है कि अब तो हर हफ्ते ही एक बजट आता है, मतलब कुछ ना कुछ घोषणा चलती रहती है। तो पे कमीशन की घोषणा बजट के अलावा हुई, और होता क्या है अरुण, मज़ेदार बात यह है कि जब अलग से घोषणा होती है ना, तो वो घोषणा अपने आप में स्टैंड आउट करती है जी, वो अलग से सुनाई देती है। बजट में तो बहुत सारी घोषणाएं होती है, तो कहीं वो घोषणा बीच में खो भी जाती है, क्योंकि आप जब लिस्ट बनाते हैं ये भी आया, तो आम आदमी के लिए उसको ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। तो पे कमीशन की पहले से घोषणा हो चुकी है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल अनाउंस के कब से वो लागू होने जा रहा है। वो घोषणा तो सरकार ही करेगी, क्योंकि सरकार को अपना जो एडिशनल लोड होता है वो देखना है कि किस प्रकार, और जब ये बजट बनता है तो पूरी बैलेंस शीट देश की तैयार की जाती है, उसमें कितना लोड इसके ऊपर आ रहा है, कितना पैसा बच रहा है, बचे पैसे को कहाँ लगाना है, या पैसा कम पड़ रहा है तो कहाँ से लाना है, ये सब आपको बजट बनने के बाद अपने आप सामने आ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को मुझे लग रहा है ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है अरुण, क्योंकि उनको 8th पे कमीशन बहुत बड़ा एक बोनांजा मिला है, और मुझे लगता है वो समय आने पर लागू हो जाएगा। उनकी हम यहाँ पर जो लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, मतलब जिन लोगों की, जैसे आपने प्राइवेट की बात करी, प्रोफेशनल्स की बात करी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकार का तो सरकारी कर्मचारियों को तो सरकार ध्यान रखती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार इस बार शायद उन्हें करना पड़ जाएगा, क्योंकि 16-18 महीने में वो वेतन आयोग जो है रिपोर्ट देगा, उसके बाद जो है आगे लागू होगा। चलिए, ये बात हो गई कर्मचारियों की। अगले इमेज पर चलते हैं, अगले सवाल पर जो आप लोगों का है, लगातार आप पूछते हैं, उसका जवाब जो है शरद जी से जानना चाहेंगे।
क्योंकि देखिए जब जीएसटी के स्लैब्स कम किए गए जी, तो तब भी ये सवाल उठा कि पेट्रोल डीजल ये चीज़ें क्या ये सस्ती होंगी, ये जीएसटी के दायरे में कब आएंगी? बजट में कोई ऐलान देखते हैं आप, कोई इन पे इफेक्ट देखते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि जीएसटी, तो देखिए जीएसटी जो है वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत रहता है। जितने भी जीएसटी के निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल की जो समय समय पर बैठक होती है अरुण, वो ये काउंसिल निर्णय करता है। तो जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, तो इनडायरेक्ट टैक्स की अनाउंसमेंट्स वो जीएसटी काउंसिल के जिम्मे हो जाती है और इनकी मीटिंग आपको पता होगा महीने 2 महीने 3 महीने में होती रहती, कभी कभी ज़्यादा गैप भी हो जाता है। तो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स आपको इन प्रिंसिपल पर, हाँ बजट में जीएसटी बचत उत्सव का ज़रूर जिक्र आएगा, क्योंकि इस बचत उत्सव ने करीब 6-7 लाख करोड़ का एडिशनल कंजम्पशन को बूस्ट दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया जो हैं वो इसका ज़रूर मेंशन करेंगी कि जीएसटी के बचत के पर जीएसटी संबंधित बदलाव सरकार ये भी कमिट करेगी कि हम निरंतर रिफॉर्म्स करने के लिए कमिटेड हैं, हम जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए कमिटेड हैं। पर से आप माने कि कोई जीएसटी के और रेट्स में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ये फिटमेंट कमेटी का जिम्मेवारी होती है जो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत है। इसका बजट से अब इतना लेना देना, अब इतनी रिश्तेदारी नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि ये सवाल भी तो पूछा जाता है कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रही सरकार? जीएसटी काउंसिल, उसमें कई सारी सरकारें हैं, सब मिलजुल कर उसे जीएसटी में क्यों नहीं ला रही? ये सवाल हमारे दर्शकों का रहता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना दुखती रग पर हाथ रख दिया, ये वैसा सवाल है। क्योंकि देखिए जो लोग इसको आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना एक कॉन्ट्रास्ट देखता हूँ। जिन राज्यों से आवाज़ आती है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे, उन्हीं राज्यों के जब सरकारी मशीनरी जीएसटी काउंसिल में बैठती है तो वहाँ पर वो इसको सपोर्ट नहीं करती। उसका बड़ा सीधा सा रीज़न है, मैं आपके सवाल का एक लाइन में जवाब दूँ कि उनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू पेट्रोल डीजल पर इस कदर निर्भर है कि वो इसको उसमें लाने में हिचकिचाते हैं। तो बाहर आके हम आवाज़ ज़रूर उठा देते हैं, पर जब काउंसिल की मीटिंग में हम बैठते हैं, क्षमा करिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और जब से ये सारी डिजिटल प्रणाली आई है ना अर्जुन, तो पेन से लिखने की आदत भी कम हो गई है, सब कुछ उंगलियों पे चलता है। लेकिन आप सरल शब्दों में जिस तरह से बता रहे हैं, मैं आसान करके बता रहा हूँ, तो क्योंकि उनकी अगर मैं और सरल करूँ तो राज्यों की रोजी रोटी पेट्रोल डीजल से आने वाली एक्साइज और वैट पर चलती है। तो अगर इसको वो ले आते हैं तो क्या होगा कि सडनली पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वैट और एक्साइज मिला के 40-50% तक टोटल कलेक्शन होता है, वो गिर के शायद 40 आ जाएगा या और भी कम आ जाएगा। तो उन राज्यों का रेवेन्यू गिर जाएगा। और एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर रेवेन्यू गिर गया तो मैंने कुछ राज्यों की नाम नहीं लेता, मैं कुछ राज्यों की बैलेंस शीट स्टडी करी है, आप मानेंगे नहीं, उनके यहाँ जो मुलाजिम काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी तनख्वाह देने के भी लाले पड़ जाएंगे, यहाँ तक नौबत आ सकती है। तो इतना लंबा समय आज जीएसटी को आए हुए 8 साल होने को जा रहे हैं, बल्कि 9 साल हो जाएंगे इस जुलाई में। तो 9 साल बाद भी पेट्रोल डीजल नहीं आ पाया, तो क्योंकि जीएसटी काउंसिल में कौन बैठता है? जीएसटी काउंसिल में सब राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं और देश की वित्त मंत्री उसकी चेयरमैनशिप करती हैं। तो अगर ये सब मिलकर निर्णय ले तो आज ही आ सकता है, पर क्यों नहीं होता है निर्णय? क्योंकि उन राज्यों की रोजी रोटी, यानी कि उन राज्यों का जो राजस्व है वो उस पर डिपेंडेंट हो। जैसे ही ये जीएसटी में आएगा उनका राजस्व गिर जाएगा, और राजस्व गिरेगा तो उनका जो विकास के कार्य हैं, उनके जो खर्च हैं, वो कहाँ से होंगे? तो बड़ा सीधा और कड़वा जवाब इसका यही है। तो मुझे लगता है कि जो राज्यों से आवाज़ उठती है वो अपने वित्त मंत्री को बोलें कि वो जीएसटी काउंसिल में जाके इस बात को रखें। बिल्कुल, बहुत सरल शब्दों में आपने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो हमारे दर्शकों का रहता है, अक्सर वो जो हैं पूछते हैं। देखिए टैक्स पर बात होती है जब भी, आपने अभी जिक्र किया कि पिछले साल बजट में 12 लाख तक टैक्स रिबेट दी गई। एक तो उस पर भी आऊंगा, आपने संक्षेप में बताया था कि शायद इस बार कोई बड़ा ऐलान ना हो, लेकिन जो हाईएस्ट स्लैब थी 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स, क्या उन्हें राहत मिलेगी? कहीं और राहत देखते हैं? मुझे अरुण गुंजाइश कम नजर आ रही है, क्योंकि एक वर्ड यूज करते हैं फ्रंट लोडिंग। बहुत कुछ पिछले साल किया गया, इस साल जो हो सकता है, एक मुझे जो चर्चा सुनाई दे रही है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, अटकलें लगाना कठिन होता है,
कि पति पत्नी की सिंगल रिटर्न, जॉइंट रिटर्न जो यूएस, जर्मनी, कुछ विकसित देशों में फाइल होती है, शायद उस पर सरकार विचार करे कि पति पत्नी के लिए एक ही रिटर्न कर दिया जाए। उससे उन दंपतियों को फायदा होगा जहां एक व्यक्ति नहीं कमाता है, मान लीजिए पत्नी हाउसवाइफ होम मेकर हैं और पति साहब कमाते हैं, तो जॉइंट रिटर्न में उनको फायदा हो जाता है। वो एक कुछ टीडीएस और टीसीएस से संबंधित नियमों में शायद कुछ सरलता ला जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता अरुण के टैक्स को बिल्कुल ही नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पिछले साल इतना कर दिया, क्योंकि टैक्स एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। साल ब साल उसमें नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, साल ब साल उसमें ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं और अभी भी होंगे चेंजेस, पर बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज मुझे कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, एक बदलाव जरूर होगा। बदलाव क्या होगा? जो कि मुझे लगता है एक माइलस्टोन होगा कि 1/4/2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। ये इनकम टैक्स एक्ट छोटा है, 283 सेक्शन इसमें कम है, नंबर ऑफ पेजेस भी कम है, 622 पेज का है, पहला 800 से ज़्यादा पेजेस का होता था। तो ये इनकम टैक्स एक्ट नए के साथ जो कर प्रणाली है वो सेम है। तो आप देखिए, कर प्रणाली सेम है, आयकर का नियम फर्क है। तो एक ट्रांजिशन जिसको हम कहते हैं पुराने से नए में, 65 साल का हो गया पुराना इनकम टैक्स एक्ट, तो सीनियर सिटीजन से भी ऊपर हो चुका है, तो वो अब रिटायर होने जा रहा है 31 मार्च को। तो ये जो ट्रांजिशन होते, कोई रिटायर होता है ना अरुण, तो क्या होता है, वो अपने आने वाले सक्सेसर को सारा काम हैंड ओवर करके जाता है। तो उस ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आपको इसमें सुनने को मिलेंगी। तकनीकी हैं बहुत, मुझे लग रहा है लोग उसमें फिलहाल उसको इतना बताने का लाभ नहीं है, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री महोदया किन चीज़ों पर ट्रांजिशन करती हैं। तो ये ट्रांजिशन रिलेटेड प्रोविजंस 1/4/2026 से आने वाले आयकर अधिनियम के पुराने को अलविदा कहेंगे, अगला आएगा, उससे संबंधित कुछ अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। और ये पति पत्नी वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर ये आ जाता है तो ये हम तुम एक हैं जो बोलते हैं पति पत्नी, वाकई आयकर उससे भी एक होंगे। और अरुण, मैं तो एक किसी प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था, 7 फेरे होते हैं ना शादी के, तो 8वां फेरा हुआ करेगा अगर ये आ गया तो, कि मैं तुम्हारी टैक्स रिटर्न भी फाइल किया करूंगा, आज से तुम्हारी टैक्स रिटर्न मेरी टैक्स रिटर्न है। फेरों में ऐसे वादे होते हैं, तो तुम्हारा खाने का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे घर वालों का, ऐसे मेरे ख्याल ऐसे कुछ फेरों में वादे होते हैं। तो 8वां फेरा उसमें जुड़ जाएगा कि आज से तुम्हारी मेरी टैक्स रिटर्न भी एक ही है। देखते हैं आता है कि नहीं। बिल्कुल बड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ सकती है? क्योंकि मांग उठ रही थी कि उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप कम की इच्छा करते हैं और आ जाए तो अच्छा लगता है, पर जब उम्मीद बहुत बढ़ा लेते हैं और नहीं होती तो निराशा होती है। इस समय इन्फ्लेशन हमारी 1.5% से कम है, तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी न्यू रिजीम में 75,000 की है, ओल्ड रिजीम में 50,000 की है। तो कुछ लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 75,000 से और बढ़ा देना चाहिए, पर क्योंकि इन्फ्लेशन कम है इसलिए मुझे वहाँ भी उम्मीद कम नज़र आती है। तो अभी क्या होता है अरुण, कि जब बहुत जल्दी जल्दी आप टैक्स में बदलाव करते हैं ना, तो टैक्स में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें वो स्थिरता नहीं रहती है बहुत। तो हो सकता है कि इस साल सरकार ब्रेक ले, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड रिजीम है इनकम टैक्स एक्ट में शायद वो हटा दी जाएगी, उसके भी मुझे चांस कम लगते हैं। क्योंकि अब मुझे नज़र आ रहा है कि नए रिजीम में, जो नया रिजीम जिसमें 12 लाख रुपए की टैक्स की रिबेट है, उसमें इस साल करीब 75% टैक्स पेयर्स उसमें माइग्रेट कर जाएंगे। तो नए रिजीम को बजाय जान से मारने के उसको एक नेचुरल डेथ दिया जा रहा है कि अपने आप वो, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ऑब्लिवियन, वो अपने आप इररेलेवेंट होती जाएगी, उसे हमें मारने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी। तो ओल्ड, क्योंकि कुछ लोगों ने पुरानी पॉलिसीज़ ली हुई हैं, इंश्योरेंस की प्रीमियम देते हैं, पीपीएफ है, एनएससीज हैं, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना टैक्स बचाते हैं। तो उनका मौका, आपके पास विकल्प है ना, पुरानी में जाइए या नए में जाइए। जी शरद जी, अगला सवाल बढ़ते जो इलाज के खर्चे हैं उससे जुड़ा हुआ है। क्या जो हेल्थ बजट है उसमें आप कुछ सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कोविड के बाद से लगातार हमने देखा था इजाफा हुआ था कहीं ना कहीं बजट में, लेकिन जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ कोई राहत देने की बात है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें हैं अरुण जी, जो अब बजट से अलग नहीं रह सकती, और इसमें शायद ही कोई आने वाला बजट ऐसा होगा जिसमें हेल्थ और एजुकेशन का जिक्र नहीं होगा। तो हेल्थ से संबंधित सरकार सुविधाएं बजाएगी। खर्चे तो आपके जो बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट इलाज कराते हैं जी, तो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वहाँ पर मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स होती दिखती हैं, क्योंकि बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में शिकायत रहती है कि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं,
वहाँ पर इतनी सफाई नहीं होती, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते जी। बेड्स नहीं मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो उससे संबंधित आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट आज की ज़रूरत बन चुका है, अब चॉइस नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता दिख रहा है जो कि लोगों को सरकारी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाए, क्योंकि प्राइवेट ट्रीटमेंट हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बात सच है। बिल्कुल। जो लोग बहुत समृद्ध हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा पाते हैं, पर आज भी हमारे देश का बड़ा वर्ग सरकारी इलाज पर निर्भर है। तो सरकारी बुनियादी ढांचे को, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको और सुदृढ़ करने की कोशिश की जाएगी। इसमें मुझे कोई शक नहीं नजर आता। हो सकता है हेल्थ के लिए कोई और, जैसे आयुष्मान भारत अनाउंसमेंट की गई थी, तो हेल्थ इंफ्रा से संबंधित कुछ ना कुछ आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। जैसे आपको दिल्ली राज्य की हम बात करें तो आयुष्मान जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, आरोग्य मंदिर हैं, जो पहले मोहल्ला क्लिनिक्स हुआ करते थे, उसको और ज़्यादा पुख्ता बनाया जा रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा रहा है। तो इससे संबंधित आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं कि जिससे लोगों के लिए सरकारी खर्च का बोझ जो है वो कम ना रहे, वो ज़्यादा ना पड़ जाए समग्र। जी। आपने हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन की बात की थी, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं कि इस बार कुछ ऐलान होंगे शिक्षा को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि देखिए महंगाई पढ़ाई वाले क्षेत्र में भी है, तो जो हमारे जो जेनजीज हैं जो पढ़ रहे हैं, जो भी कॉलेज जाएंगे, उनके लिए क्या इस बजट में होगा? देखिए इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही संवेदनशील हूँ, और मुझे लगता है जो विकसित भारत की हमने शुरू में बात करी थी 2047 की, उसको अगर हमें साकार करना है तो जो बच्चा आज पैदा होगा वो उस समय 21 साल का होगा जी। तो एजुकेशन में चाहिए क्या हमें, अनाउंसमेंट होती है नहीं होती ये तो सरकार के ऊपर है। पर मुझे ऐसा लगता है अरुण कि एजुकेशन में प्राइवेट और गांव का जो इलाका है जहां पर एजुकेशन होती है, यानी कि सिटी पब्लिक स्कूल जो हैं और जो गांव में सरकारी स्कूल हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है एजुकेशन क्वालिटी का जी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर एज एन इकोनॉमिस्ट ये मानना है अरुण, मैं इसको बहुत ज़ोर दे के कहना चाहूँगा, मैं इस बात के लिए बहुत ही मैं भावुक भी हो जाता हूँ। मुझे लगता है एक बच्चे का कोई कसूर नहीं है। एक बच्चा अमीर व्यक्ति का एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और पढ़ के उसके लिए सिंपोजियम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो जब 12वीं पढ़ के निकलता है तो वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। वहीं सरकारी स्कूल का एक बच्चा पढ़ के निकलता है, वो ठीक से इंग्लिश के शब्द नहीं पहचान पाता, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर नहीं होता जी। अब ये दोनों बच्चे जब अर्थव्यवस्था में आते हैं तो वहाँ पर इनके लिए जो अवसर हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। ये फ़र्क को भरने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन में अगर सरकार कुछ भी करना चाहती, यहाँ पर अब मैं मांग कर रहा हूँ, ये मैं व्यक्तिगत तौर से मांग करता हूँ कि अगर सरकार इस गड्ढे को भर दे, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के बीच में जो गड्ढा है, ये जो इतना गैप है, अगर भर दे तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो आपको इतनी क्षमता वाली मिलेगी, इतनी तैयार मिलेगी इंडस्ट्री के लिए, और यहीं से बुनियाद तैयार होती है। एजुकेशन बुनियाद है देश की। तो ये गड्ढा, ये आज मैं मांग रख रहा हूँ आपके चैनल पे। आपने तो अभी तक तो आप मुझसे पूछे थे कहाँ होगा, मैंने सोचा एक मांग मैं भी रखूँ, तो ये इसको भरना चाहिए। एक बच्चा जो स्कूल में माता पिता द्वारा डाला जाता है जी। वो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उसको जहाँ आप स्कूल भेज देते हैं वो बेचारा वहाँ जाके बैठ जाता है। जब वो बड़ा होता है 12वीं में तो उसको समझ आता है कि वो जो शहर का मेरा दोस्त था, राजीव, सुनील, संजय, जो भी नाम था, और मैं अनिल या मेरा जो भी नाम है, वो तो मेरे और उसमें तो बहुत फ़र्क आ गया। वो कहाँ पहुँच गया, उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मेरे सामने नहीं है। मुझे लग रहा है इस गैप को भरने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ एलोकेशन करना चाहिए कि एजुकेशन में ये गैप ना रहे। इससे संबंधित अगर घोषणाएं हो तो मैं तो पार्टी करूंगा उस दिन, अगर कैसी घोषणा हो जाती। शरद जी, एक समस्या जो बहुत व्यापक इस समय देखी जा रही है, जो मध्यम वर्ग है, वो मिडिल क्लास बड़े बड़े शहरों में मकान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मकान कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, EMIs इतनी नहीं भर पा रहे हैं। तो मध्यम वर्ग के लिए खासकर अगर हाउसिंग के क्षेत्र में देखें तो कोई राहत कोई देख रहे हैं हम बनती हुई? देखिए, जब मिडिल क्लास की हाउसिंग की बात की जाती है तो घूम फिर के क्या होता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो तो गरीबों के लिए जी। तो मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट यही होती है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको हम कहते हैं, कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो आपके मकान 50 लाख रुपए से कम के हैं, उसमें जब आप लोन लेने जाएंगे तो वो लोन आपको सस्ता मिलेगा। बाकी अगर हम ऐसी कुछ उम्मीद करें कि सरकार मिडिल क्लास के लिए भी
प्रधानमंत्री मिडिल क्लास आवास योजना लॉन्च कर देगी, तो ये नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल सकती है। और आपने मिडिल क्लास की बात करी, तो यहाँ मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 45 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास थी। अब जब मैं थी कह रहा हूँ तो ये कुछ साल पहले तक थी। ऑल ऑफ ए सडन इसमें 25 करोड़ लोग जुड़ गए जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए। तो कुल मिला के अब मिडिल क्लास, हालांकि इसको मैं नियो मिडिल क्लास कहता हूँ, NEO, ये लोग भले ही इनके बैंक बैलेंस ज़्यादा ना हो, पर इनको न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, मकान, ये सब इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो आपको पता होगा नीति आयोग ने जी जो गरीबी की परिभाषा को एक अलग नज़रिए से देखा कि इनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो इतनी बड़ी हमारी मिडिल क्लास है, तो अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है तो आप 70 करोड़ लोगों को प्रसन्न कर लेते हैं एक बार में। पर जैसा मैंने कहा कि बहुत कठिन है ये अनाउंसमेंट सरकार के लिए करना कि भाई मिडिल क्लास को जिनको मकान नहीं मिल रहा है उनको लाइए हम मकान देते हैं। मुझे ऐसी बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको कहते हैं कि आपके लिए हो सकता है इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, बजाय जहां 10-11% पर लोन मिलता है आपके लिए 7-8% कुछ सब्सिडी दे दी जाए। ऐसी स्कीम्स कुछ चलती हैं, पर मिडिल क्लास घर के लिए मुझे नहीं लगता कोई अनाउंसमेंट होने वाली। वैसे भी अरुण, मिडिल क्लास को आजकल जो मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग अब Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की तरफ देख रहे हैं जी। क्योंकि Tier 1 सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रैफिक की, पोल्यूशन की, कंजेशन की, पानी साफ़ नहीं आता, बिजली तो चलिए दिक्कत इतनी नहीं है, हवा साफ़ नहीं है। कहते हैं ना कई बार कि कोई बीमार होता है इसका हवा पानी ठीक करा लाओ, तो हवा और पानी दोनों ही ठीक नहीं नज़र आता कई बार। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास इज़ लुकिंग टूवर्ड्स Tier 2, Tier 3। और जब से ये वर्क फ्रॉम होम का, वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर आया है, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग अब अगर अफोर्ड कर सकते हैं और नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो Tier 2, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप किसी बड़े शहर में मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हो सकता है वो मकान आपको कहीं जयपुर में, देहरादून में, लखनऊ में, इस Tier 2 सिटी में मिल जाए, तो वहाँ जाके लोग मूव करने लगे। मुझे लग रहा है कि लोगों को खुद ही अपने आप को रीलोकेट करना पड़ेगा। अब मकान फ्री बंटने की मिडिल क्लास को मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है यार। शरद जी, इसके अलावा मिडिल क्लास की इस बार बजट से क्या उम्मीदें रहने वाली हैं? क्योंकि वो हमेशा देखता है अखबार खोल के कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि सस्ता क्या हुआ, सस्ता महंगा क्या हुआ। इस बार क्या होगा? देखिए, जहां तक महंगे सस्ते की बात है तो महंगे सस्ते को GST ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो सीधा कीमत में जुड़ता है। बाकी महंगा सस्ता बजट में आपने देखा होगा कि कस्टम ड्यूटीज़ पे चेंज किया जाता है और कस्टम ड्यूटीज़ की घोषणा करी जाती है। तो जिन आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो सस्ता होता दिखाई देगा। इसमें हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स हो, टेलीविज़न के कंपोनेंट्स हो, मॉनिटर्स के कंपोनेंट्स हो, जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये कस्टम ड्यूटी ही अगर सस्ता करेगी तो कर सकती है। पर इस बार मुझे लगता है इसमें ज़्यादा शिकायत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन है इस समय अरुण, वो 1.5% से भी नीचे है। तो जब इन्फ्लेशन इतनी कम होती है तो ऐसे में फिर सस्ते महंगे का जो है वो सवाल थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने की चीज़ें जिन्होंने पीछे इन्फ्लेशन को पिछले कुछ सालों में बहुत ज़िद्दी बना दिया था, कम नहीं हो रही थी, उन खाने पीने की चीज़ों के रेट कम हो गए। हालांकि कुछ लोग ये साथ में शिकायत करते हैं कि जब हम सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो महंगी मिलती है। पता नहीं सरकार कौन से आंकड़े 1.5% के निकाल के लाती है कि भाई सस्ता हो गया, हमें तो कहीं सस्ता दिखता नहीं। वो एक अलग मैटर है, वो उसमें गहराई में जाना पड़ेगा कि कहाँ पर महंगाई है। पर कस्टम ड्यूटी रिलेटेड अनाउंसमेंट से आपको कुछ राहत मिल सकती है जिन चीज़ों में इम्पोर्टेड सामान का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल हमारे दर्शकों का, बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे थे, उनको ये जो रोड टैक्स है या जो टोल टैक्स है बहुत चुभता है, क्या इसमें कमी देख रहे हैं? क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, रोड्स की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टैक्स है स्पेसिफिकली, इसमें कोई राहत मिलती देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो माननीय हाईवे के मंत्री हैं गडकरी साहब, ये सबसे ज़्यादा जाने वाला शायद उनसे सवाल है। एक तो पूछा जाता है उनसे कि भाई हमारे यहाँ की सड़क कब बनेगी, दूसरा सवाल कि भाई ये टोल टैक्स हमें बहुत, तो उन्होंने, मैं बहुत सारी जगह उनको मैंने सुना और मैं जब मैंने उस पर उनकी बात को ध्यान से चिंतन किया तो ये निकल गया। उनका कहना ये है कि भाई आप अगर कार चलाते हैं, ठीक है, तो आप टोल देते हैं जब आप टोल पार करते हैं, तो अगर ख़राब सड़क हो और आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो आपका 1000 रुपये से लेके
कितने भी अमाउंट का नुकसान हो सकता है। पर आप मान लीजिए कार का टोल कहीं का 500 रुपये दे रहे हैं, तो एक तो आपका टाइम बचा, उस टाइम बचे हुए में आप अपनी कमाई कर सकते हैं या जिस भी काम से आप जा रहे हैं, और एक आपकी कार की मेंटेनेंस बची। तो उनका कहना यह है कि भाई आप अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखेंगे तो टोल टैक्स जेब से जाता हुआ जरूर दिखता है पर इतना भारी नहीं है। तो मुझे टोल टैक्स से संबंधित सुविधा होती हुई दिखाई दे रही है अरुण। जो नया सिस्टम आ रहा है RFID वाला जी, अभी आपको याद होगा टोल में एक बूमर होता है, आपको रुकना पड़ता है, क्यू लगती है। अब इसी साल आपको RFID धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा, जैसे विदेशों में होता है। मतलब आप टोल से निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, ऊपर एक सेंसर लगा होता है, वो आपके कार पे लगे टैग को पढ़कर आपका अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर देता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर आने वाला है। तो सुविधा बढ़ती हुई दिख रही है। टोल टैक्स, क्योंकि सरकार का कहना यह है, मैं कोई सरकार की पक्षपात नहीं कर रहा हूं, उनका कहना यह है भाई इस पैसे से हम और नई सड़कें और बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ कर रहे हैं। तो अगर लोगों को यह देना पड़ता है सुविधा के लिए और इन दो फ्रंट्स पे बचत के लिए, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस और टाइम बचत के लिए, तो आपको इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा हाँ, कम होना चाहिए, लोगों की जेब पे भार जितना कम हो उतना अच्छा है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। टोल टैक्स से जुड़ा सवाल था, कई सवाल, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आए थे इसलिए पूछा। नेक्स्ट सवाल ये रहने वाला है, देखिए आज के ज़माने में डिजिटल फ्रॉड के केस बहुत हो गए हैं, डिजिटल अरेस्ट के बहुत केसेस हो गए हैं, साइबर फ्रॉड ये बहुत बड़ा मुद्दा है, AI से जुड़ी कई सारी चुनौतियां हैं। तो आप इस बजट में इस स्पेसिफिक एरिया से जुड़े कोई ऐलान होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जिसको हम कहते हैं, उसने देश को वाकई बहुत रफ्तार दी है। चाहे वो फिनटेक में हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में हो, चाहे वो सारी ऑनलाइन गवर्नेंस की बात हो। तो इससे रिलेटेड फ्रॉड भी बढ़ते हैं। जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसको तोड़ने वाले भी साथ में आ जाते हैं। बिल्कुल उससे रिलेटेड आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। पर मुझे लगता है अरुण कि ये बजट से इसका कोई संबंध नहीं है, ये एक ज़रूरत की चीज़ है। और जैसे जैसे नए प्रकार के फ्रॉड स्कीम, डिजिटल अरेस्ट सामने आते हैं तो समय समय पर सरकार इस पर संज्ञान लेती है। पर हाँ, अगर इससे संबंधित यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आपको एक स्पेशल एलोकेशन भी होता दिखाई दे तो बिल्कुल हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही एलोकेशन आपको और सेफ्टी मेजर्स उसमें ला के देता है। तो जो भी आप डिजिटल माध्यम इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे सरकारी कामों के लिए, चाहे अपने कामों के लिए, तो उसमें और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स लाने के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। शायद उससे कनेक्टेड आपको ये सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अभी जो मौजूदा स्थितियां चल रही हैं और जिस तरह से उथल पुथल लगातार देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि ये जो सोना और चांदी जो आसमान आए दिन छू रहा है, क्या बजट में कोई ऐसा प्रावधान होगा कि जो है उसकी रफ्तार थम जाए? क्योंकि देखिए जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग की अगर मैं फिर से बात करूं, तो उनके लिए तो ये बजट से बाहर जा रहा है, और कारण भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सोना चांदी ना तो दवाई है, ना स्टेपल फूड है, ठीक है, ना पेट्रोल डीजल है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। क्षमा करें, मैं थोड़ा हल्के अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन शादी ब्याह में मान लिया मैंने, पर शादी ब्याह बिना गोल्ड के भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ना हो तो शादी नहीं होती है। 99% सोना जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट किया जाता है। और आपको एक कड़वा सच बताऊं तो बहुत बड़ा हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस सोने को इंपोर्ट करने में इस्तेमाल हो जाता है। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो गए या टेम्परेरीली रुक गए हैं, उसका कारण यही था कि जैसे जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू हो रहे थे, सरकार को उतना गोल्ड उसके पीछे रखना पड़ता था, तो उतना ही ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था। आज भी जो ETFs में निवेश हो रहा है उनको गोल्ड रखना पड़ रहा है। और सोने चांदी की कीमतें तो आप देख रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे तो हैरान मत होइएगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो ये इंपोर्ट और बढ़ जाएगा, और बढ़ने का मतलब है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एक आपको मैं इससे संबंधित जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो करीब 650-700 बिलियन डॉलर के बीच में घूम रहे हैं। थोड़ा कम हो जाते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ता है डॉलर और रुपए की कीमत को स्टेबलाइज करने के लिए। $1 की कीमत 91 रुपये को पार कर गई है अगर मैं बात करूं, और ये हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी महंगाई को बढ़ाता है। तो मुझे नहीं लगता अरुण के सोने चांदी के लिए कोई
शादी का जिक्र करेंगे कि शादी में होगा, हो सकता है वो कर दें तो अच्छी बात है, पर जो लोग शादी में जिनको लग रहा है महंगा, मैंने उसके लिए सोल्यूशन निकाला है कि आप 9 कैरेट का या 14 कैरेट की ज्वेलरी बनवाइए ना, वो सस्ती पड़ती है, 18 कैरेट की भी मिलती है। मत बनवाइए 22-24 कैरेट की ज्वेलरी। अरे शादी में जब आप पहन के जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है थोड़ा ना, भैया बताना जरा ये कितने कैरेट का आपने हार पहन रखा है, ऐसे कौन पूछता है? तो ये तो दिस इज अगेंस्ट द मैनर्स। तो फोटो वोटो खिंचवाइए, रील बनवाइए और कम कैरेटेज के बनवाइए, तो आप सोने को तब भी अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा शरद जी, इस मुद्दे पर हैं तो हमारे दर्शक कारण भी जानना चाहेंगे, इतना उछाल, और चांदी में हमने देखा कि कभी बहुत ऊपर चली आती है और अचानक से जो है डुबकी भी लगा लेती है, तो ये रीजन क्या है इतना जो है रैंडम, इतना तेजी से उतार चढ़ाव देखने को? बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो अच्छा है आपने बजट में थोड़ा सा सोने चांदी का तड़का लगा दिया बीच में। बहुत सारे रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल कारण है, ठीक है, जो रशिया यूक्रेन का मैंने आपको कहा कि युद्ध बढ़ चुका है, ये एक कारण है। उसके बाद ट्रंप साहब ने जो टेंशन अभी ग्रीनलैंड से रिलेटेड पैदा कर दी थी, वो दूसरा कारण है। ईरान में आंतरिक विरोध दिखाई दे रहा था, तीसरा कारण है। कभी चाइना, जापान, कभी यूरोप और अमेरिका में जो टेंशन हुई, वो तो जियोपॉलिटिकल रीजंस है। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अरुण भर भर के सोना खरीदा है, खासकर मैं सोने की बात कर रहा हूँ, और भर भर के खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि यूएस ट्रेजरी में वो दशकों से निवेश करते थे। जब से ट्रंप साहब आए, हालांकि सोना चांदी उससे पहले से बढ़ रहा था, उनका यूएस ट्रेजरी पे से विश्वास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ट्रंप साहब कभी कुछ करते हैं, और वहाँ के फेड में भी दखल देने की ऐसा लोगों ने कहा कि कोशिश करी। तो सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया कि यूएस ट्रेजरी में जो उनका निवेश था उसको बेचकर सोना खरीदना शुरू कर दिया, और टनों के हिसाब से खरीदा। ये हमारी आपकी तरह नहीं 1 ग्राम 2 ग्राम सोना ले आए, टनों के हिसाब से। तो नेचुरल बात है, जब इतना खरीदा जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उससे कीमतें बढ़ती हैं। तीसरा, यूएस डॉलर हमारे रुपए के मुकाबले तो मजबूत हुआ है, जैसे मैंने कहा अभी 91 रुपए से ऊपर चला गया है। पर बाकी 4 करेंसीज दुनिया की जो मुख्य हैं, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक, इन 4 करेंसीज के मुकाबले पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। तो जब डॉलर गिरता है तो सोना मजबूत होता है, क्योंकि डॉलर पे लोगों का विश्वास था। अब जब डॉलर कल को कमजोर, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर का दबदबा जब कम हो जाएगा, तो लोगों को नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू सोना नजर आता है। ये इसका एक और कारण रहा। और चौथा बड़ा कारण, ये जो रेट कट होता है, जब बैंक्स रेट कट करते हैं तो उसमें सोने में लोगों का निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि फिक्स टर्म रिटर्न कम आने लगता है। इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स चांदी पे भी अप्लाई करते हैं। चांदी में एक एडिशनल फैक्टर है, वो एडिशनल फैक्टर है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है। उसको सोलर सेल्स में, उसको ईवीज़ में, उसको आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में चांदी 55% चांदी अरुण कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब वो लग जाती है, उसको आप फिर रिट्रीव नहीं कर सकते, वो गई। तो उसकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है। और एक 5वां कारण मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें ना सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है। तो मैं सीधा सट्टेबाजी ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसको हम वैसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। ऐसा कहा जाता है 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो सट्टेबाजी ज़्यादा होती है तो उससे भी एक बबल बनता जाता है। मैं लोगों को सतर्क करना चाहूँगा कि आप जब भी निवेश करें तो ध्यान से करें। खासकर चांदी मुझे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रही है। हालांकि चांदी ने रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दिया है, पर जितना ज़्यादा रिटर्न होता है खतरा भी उतना ही होता है। तो ये कुछ कारण है, और कारण भी है, पर आप क्योंकि आज की चर्चा बजट पर है, मुझे नहीं लगता बजट में वित्त मंत्री महोदया कहेंगे कि सोना क्यों महंगा हो गया, क्यों सस्ता हो गया। पर ठीक है, तड़का लगाने के लिए टॉपिक अच्छा था। जी बिल्कुल, ये सवाल इसलिए था क्योंकि हमारे दर्शक जो है लगातार इससे पूछ रहे थे। चलिए आखिरी जो हमारी स्लाइड है उस पर चलते हैं। इसमें शरद जी आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपने दर्शकों के सवालों के जवाब तो बहुत सरल भाषा में दे दिए। आपने अपना भी एक सुझाव दिया था, लेकिन आपसे 3 से 4 सुझाव ऐसे चाहूँगा, क्योंकि देखिए एज एन इकोनॉमिस्ट आप भी चाहते हैं कि बजट में ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ कमियां आप देख रहे हैं, क्या वो कमियां हैं? क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें बजट में वित्त मंत्री ज़रूर इस बार ऐड करें? बताइए। मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर क्योंकि समय भी कम है और आपने 3-4 कहीं, तो मैं उस ऑर्डर में लिस्ट कर देता हूँ। पहला मुझे लगता है, जो मैंने पहले कहा था उसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, कि जो एजुकेशन का गैप है ये भरा जाए। इससे हमारी नई पीढ़ी
बिल्कुल अलग निकलेगी, विकसित भारत तक हमें पहुंचने में मदद मिलेगी। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जब वो 21 साल के होंगे और जब वो स्कूल तो पहले ही चले जाएंगे, वो उनको एजुकेशन वही मिलनी चाहिए जो शहर के पब्लिक स्कूल के बच्चों को मिलती है, भले ही वो कितने दूर दराज के गांव में हो। पहली मेरी उम्मीद। दूसरी मेरी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर कि मेक इन इंडिया वो जो शेर है, वो अब शेर गरजने लगा है, पर अभी उसके और गरजने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंसेंटिव दिया जाए, तो जो हम आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात करते हैं, वो आत्मनिर्भरता जल्दी आ सकती है। कुछ ऐसा इंसेंटिव जिससे युवा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को बोलते हैं, वो उनको मैन्युफैक्चरिंग में लाने के लिए कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए। खाली टैक्स इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है उनके लिए कोई ऐसी सब्सिडी या कोई ऐसी हेल्प, चाइना ने ये किया था, चाइना ने किया, तभी चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री बन पाया। तो कुछ स्पेशल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि आए, जिससे वो युवा फैक्ट्री लगाने से घबराए नहीं। क्योंकि युवा मैंने देखा है फैक्ट्री लगाने से घबराते हैं, यार कौन मशीन लेकर आएगा, फिर रॉ मटेरियल इकट्ठी करो, फिर ये करो, कंप्लायंसेस की समस्या भी बताते हैं, कंप्लायंसेस की समस्या बहुत बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि वो, और तीसरा मैं चाहूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनका अमेरिका की वजह से नुकसान हुआ, हालांकि सरकार ने वहाँ पर बहुत कुछ किया है, उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट आए हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम भी दी है, और कुछ अनाउंसमेंट इन एक्सपोर्टर्स के लिए किए जानी चाहिए, क्योंकि आज हमारा $850 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट है। मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है, और खासकर इन FTAs के बाद बहुत पोटेंशियल है इसको $1 ट्रिलियन या उससे भी ऊपर ले जाने का, और बहुत जल्द। एक्सपोर्टर्स के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट की ज़रूरत है। और महिलाओं और युवाओं की हमने बात नहीं करी, आपसे महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी। अरुण जी, आपने महिलाओं का बिल्कुल अपने सवालों में जिक्र नहीं, मैं आपके सवालों पे चल रहा था तो मैंने अपनी तरफ से इसलिए जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है महिलाओं के लिए इस बजट में आपको कुछ विशेष अनाउंसमेंट सुनाई देगी, मुझे उम्मीद भी है, और सुनाई भी देगी। और आखिर में यूथ, युवा जो है, उसके लिए कुछ विशेष, क्योंकि ये दोनों वर्ग प्रधानमंत्री जी के जो सारा उनका विकास की मुहिम रहती है, ये दोनों वर्ग उनके जहन में रहते हैं। इन दोनों से संबंधित मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट, क्योंकि ये तो हमारी आधी आबादी है। महिलाओं को हम एक वर्ग ना देखें, ये तो आधी आबादी है, हर 2 व्यक्ति में से एक महिला है। उसके लिए विशेष अनाउंसमेंट मैं चाहूँगा। तो ये 5 मुद्दे हैं। मेरी लिस्ट इतनी है कि मैं आपको और 5 घंटे भी अगर गिनवाता रहूं तो चलता जाऊंगा, पर समय सीमित है, ये 5 मैंने टॉप पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने हमारे दर्शकों के सवाल जो हैं बहुत सरल भाषा में आपने उनका जवाब दिया और अपनी उम्मीदें भी बताई, और उम्मीद करेंगी जो आपने सुझाव दिए हैं वो इस बार बजट में ज़रूर हो। बाकी TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका इस जो शरद जी ने जिस तरह से जवाब दिए, कोई और सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।